हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5th चैप्टर जो है उपसंयोजक यौगिक। इस चैप्टर का आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है या हम ये कह सकते हैं पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो बेसिक टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एक एक टॉपिक को समझते हुए, सीखते हुए प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारा है 5th। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, ये 5th चैप्टर है जी, ठीक है ना। ये 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो है उपसंयोजक यौगिक। इस चैप्टर में हम सबसे पहले यही जानेंगे कि उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, उपसंयोजक यौगिक कहें या उपसंयोजन, यहाँ पे न भी रहेगा तो चलेगा, उपसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। इसी को संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके 2-3 नामों से हम बोलते हैं, या तो उपसंयोजक यौगिक कह दें या उपसंयोजन यौगिक कह दें या संकुल यौगिक कह दें। तो अब ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, फिर अब मैं आपको समझाऊंगा, याद हो जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि किसी यौगिक को जल में घोलने पर, ठीक है ना, वह आयनों में टूटकर सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं तथा अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देते हैं। जैसे एक उपसंयोजक यौगिक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि K4FeCN का होल 6। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, K4FeCN का होल 6, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये एक उपसंयोजक यौगिक है। कैसे है तो समझिएगा, ये एक उपसंयोजक यौगिक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ K4FeCN का होल 6, यहाँ पे हमने लिख दिया ना। अब समझिएगा, यदि हम इसको हम जल में घोलते हैं, यदि हम इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या हो गया, ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, तो 4K प्लस ये कोष्ठ में जो FeCN का होल 6 है, ये कोष्ठ में ऐसे ही रह जाएगा, FeCN का होल 6 इस तरीके से टूटेगा जी, ठीक है ना। ये 4K, यहाँ पे 4K, ये हमारा 4K प्लस हो जाएगा, ये 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये क्या हुआ कि जब हमने एक यौगिक है, जैसे ही हमने इसको जल में घोला, ये हमारे पास एक यौगिक है ना, इसको जैसे ही हमने जल में घोला तो देख रहे हैं कि एक 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस में टूट गया है। तो ये जो हमारा है ये सरल आयन है, यहाँ पे ये हमारा सरल आयन है। ये हमारा कौन है, देखिए ये कोष्ठ में बंद है, इसमें 2 हमारे पास देख रहे हैं, सबसे पहले तत्व भी दिखाई दे रहे हैं या परमाणु हम कह सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे तत्व या हम कह सकते हैं परमाणु उपस्थित हैं। तो ये हमारा जटिल आयन हो गया, इसी को हम जटिल आयन कहते हैं। जटिल आयन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए सभी परमाणुओं को अलग अलग, मतलब सभी तत्वों को अलग अलग हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए पोटेशियम तो अलग हो गया है पर Fe अलग हुआ है जी, नहीं हुआ है इस CN से, साइनाइड से। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी को अलग हो जाना चाहिए बट नहीं हुए, इसलिए इसको जटिल यौगिक कहेंगे, इसको हम सरल यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा यौगिक, मतलब जब किसी यौगिक को जल में घोलते हैं तो वो सरल आयन के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं, तथा ये जो है ना, ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं, खोते नहीं है जी, ये अपनी पहचान को, अपना अस्तित्व को बनाए रखेंगे। क्योंकि अगर ये टूट जाएंगे तब ना इनका अस्तित्व खत्म होगा। एक जैसे ये परिवार है, परिवार जब टूटेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब तक परिवार एक साथ हैं, सभी लोग एक साथ हैं, तब तक उसका अस्तित्व है ना।
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा यौगिक, मतलब जब कोई यौगिक जल में घोला जाता है, मतलब किसी यौगिक को जल में घोलने पर सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तो उस यौगिक को ही उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि किसी यौगिक को जल में घोलने पर वह आयन, मतलब वह आयन में टूट जाते हैं। सही बात है जी, किसी भी यौगिक को अगर हम जल में घोलेंगे तो वो आयनों में टूट जाएंगे। जल में हमने घोला है तो देखिए आयनों में टूट गए कि नहीं, एक प्लस आयन एक माइनस आयन में टूट गए हैं। उसके बाद लिखा गया है सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं। अब ये सरल आयन भी देंगे और जटिल आयन भी देते हैं तथा अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, तथा ये जो है ना, ये अपनी पहचान को बनाए रखेंगे। तो उस यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, उस यौगिक को ही हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो यही हमारा क्या है, उपसंयोजक यौगिक कहलाता है, उपसंयोजक यौगिक कहलाता है जी। ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने K4FeCN का होल 6 ऐसा हमने एग्जाम्पल एक दे दिया है। ETC और भी बहुत सारे हैं, मोस्टली हमने एक दे दिया, आप समझ जाइएगा। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए, तो उपसंयोजक यौगिक समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला हमारा आता है द्विक लवण। अब द्विक लवण क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं जी। तो द्विक लवण क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है वह लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। मतलब ऐसा कोई भी लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है तथा जो जल में अगर हम घुलेंगे तो सरल आयनों में टूट जाता है, केवल सरल आयनों में टूट जाएगा, जिससे वह अपनी पहचान को खो देगा। देखिए, जब सरल आयनों में टूट जाएंगे तो अपनी पहचान खो देंगे, ठीक है ना। जटिल आयन में टूटेंगे तो वो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि वह लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है तथा जो जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाते हैं, जिससे वह अपनी पहचान खो देते हैं, उसी को द्विक लवण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए K2SO4 और यहाँ पे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो ये किसका सूत्र है जी, यही इसी को हम फिटकरी कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। तो ये हमारे फिटकरी का ये टोटल यहाँ से यहाँ तक K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें दो इसमें दो सरल लवणों से मिलकर ये सबसे पहले ये एक टोटल बड़ा सा लवण बना होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मतलब ऐसा लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है तथा इसको जल में घोलने पर सरल आयनों में टूट जाते हैं। देख रहे हैं ना, सरल आयनों में ये सभी टूट गए हैं ना, सरल आयनों में टूट जाते हैं तथा अपनी पहचान को खो देते हैं। सरल आयन में जो भी टूटेंगे वो अपनी पहचान को खो देंगे, उसी को द्विक लवण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जो है द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिक में अंतर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे हमारा द्विक लवण है और उपसंयोजक यौगिक में अंतर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसको चाहे ना तो एक इधर बीच में एक स्केल से खांचकर इधर दोनों साइड में भी आप लिख सकते हैं, या पहले द्विक लवण का गुण हम लिख देते हैं, फिर उपसंयोजक यौगिक का अंतर हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने अंतर द्विक लवण में बताया है, जो क्या बताया है कि द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जबकि विलयन अवस्था में पहचान खो देते हैं। जो द्विक लवण है ना, केवल ठोस अवस्था में, जब वो ठोस होगा, कठोर होगा, तभी वो अपना पहचान बनाए रखेगा। जब विलयन में होगा, मतलब जल में जैसे ही घुलेगा, तो वो अपनी पहचान खो देगा। कौन है, द्विक लवण। जबकि उपसंयोजक यौगिक में आप देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह ठोस अवस्था में व विलयन अवस्था दोनों में ही अपनी पहचान बनाए रखता है।
मतलब क्या है कि उपसंयोजक यौगिक ठोस अवस्था में और जल में घोलने पर भी ये अपनी पहचान बनाए रखेगा, खोएगा नहीं। जबकि द्विक लवण है ये केवल ठोस अवस्था में पहचान बनाए रखेगा, विलयन अवस्था में जल में घोलेंगे तो नहीं बनाए रखेगा, ये अपनी पहचान खो देगा। दूसरा अंतर देखिए, द्विक लवण विलयन में केवल सरल आयनों में टूटते हैं। द्विक लवण है ना, वो विलयन में केवल सरल आयनों में टूटते हैं, जबकि उपसंयोजक यौगिक है ये सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन में भी टूटते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि विलयन में मतलब उपसंयोजक यौगिक विलयन में सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के आयनों में टूटते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अगला हमारा तीसरा जो आता है गुण कि इनमें अधिकतर आयनिक बंध होते हैं, मतलब द्विक लवण में अधिकतर आयनिक बंध पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जबकि इनमें आयनिक सहसंयोजक और उपसंयोजक बंध पाए जाते हैं। मतलब उपसंयोजक यौगिक में आयनिक बंध भी, उपसंयोजक बंध और आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अगला हमारा आता है द्विक लवण में कि इनका भौतिक गुण आयनों से भिन्न तथा रासायनिक गुण आयनों के समान होता है। मतलब द्विक लवण में इनका भौतिक गुण जो होगा ना वो आयनों से भिन्न होगा और रासायनिक गुण आयनों के समान होगा। जबकि उपसंयोजक यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण आयनों से भिन्न होता है। ठीक है ना, आयनों से जस्ट अलग ही होगा, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही उपसंयोजक यौगिक में। द्विक लवण में भौतिक गुण आयनों से तो भिन्न होगा पर रासायनिक गुण आयनों के समान होगा। तो ये केवल अंतर है दोस्त, आप जब इन दोनों का कंपैरिजन करके आप याद करेंगे, ठीक है ना, तो आपको आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन करेंगे ना तो याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए अभी तो हमने 3 लगभग टॉपिक को देखा है और भी हम देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा। तो अभी हम क्लास 12 की स्टडी कर रहे हैं। तो आपको इस चैनल पे हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको पता है ना। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर हम आपको केमिस्ट्री हम आपकी स्टडी करा रहे हैं, फिर आपको हिंदी स्टडी करा रहे हैं और फिर हम आपकी इंग्लिश की स्टडी करा रहे हैं। ये 4 सब्जेक्ट की हम स्टडी करा रहे हैं। जहां पे मैं आपको बता दूं फिजिक्स के टोटल आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के कितने 10 चैप्टर हैं, हिंदी में लगभग हमने 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं याद करने के लिए, और इंग्लिश में भी हमने लगभग 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करने के लिए बताए हैं कि उन सभी को हम पढ़ाएंगे। तो इसमें मैं बता दूं फिजिक्स में 14 चैप्टर है ना, इसमें हमने आपको कितना चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। फिजिक्स में हमने कितना चैप्टर, फिजिक्स में हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। चुंबकत्व एवं द्रव्य 5 चैप्टर है ना, 5वां चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। चुंबकत्व एवं द्रव्य जो 5th चैप्टर है, चैप्टर 5th है, इसका जल्द ही या मैं कह सकता हूं कि कल आपको 1 शॉट देखने को शाम को मिल सकता है। अगर आप कहें तो आप कहिएगा कि फिजिक्स चैप्टर 5 1 शॉट वीडियो लाइए, ऐसा आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, कल ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक ही वीडियो में 5वां जो चैप्टर हमने लगभग 6 लेक्चर में बनाया है वो सभी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक केमिस्ट्री की बात करें, अगर इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि 10 चैप्टर है, इसमें से 5 चैप्टर मतलब 4 चैप्टर तो हमने कंप्लीट करा दिया है और 5वां चैप्टर का आप पहला वीडियो देख रहे हैं। मतलब लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 5वां जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये भी 3 से 4 लेक्चर में ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी अगर हम ले लें तो ये भी हमारा कहें तो 5 चैप्टर केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। अदरवाइज इसमें कितने बच गए, इसमें ओनली 9 चैप्टर बचे हुए हैं और इस केमिस्ट्री में ओनली 5 ही चैप्टर बचे हुए हैं। अरे भैया 5 तो ऐसे ही हमने करा दिए, अब इतना बचा हुआ है लगभग 1.5 से, अभी कितने दिन क्लासेस स्टार्ट हुआ, खूब से खूब हुआ होगा तो 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने हुए होंगे, और 2 महीने लगेंगे, 2 से 2.5 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई चल रहा है ना, सितंबर तक आपका कंप्लीट हम करा देंगे। सितंबर तक तो कंप्लीट होने के बाद, सितंबर के बाद क्या आता है,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हम लोग अपने प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये सभी टाइप्स हम क्वेश्चन देखेंगे, तो इस तरीके से कराएंगे जी। हिंदी में जहाँ तक बात करें, हमने आपका रोड मैप, जो स्ट्रैटेजी होता है, जो सिलेबस होता है, ये हमने आपको इन दोनों में आपको हमने बता दिया है कि कैसे हम आपको पढ़ाई कराएंगे। तो ये आप जरूर उसको देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहाँ से जरूर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे इन सभी का हम आपको इम्पोर्टेंट, अब एक एक टॉपिक आपको चलेगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा टाइमिंग यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। देखिए मंडे ट्यूसडे यहाँ पे 2 दिन आप याद रखेंगे, मंडे और ट्यूसडे, ये आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। सॉरी, हाँ चलिए फिजिक्स ले लेते हैं कि केमिस्ट्री रख दें। मंडे ट्यूसडे हम आपको फिजिक्स की क्लासेस लेंगे, ठीक है ना। मंडे ट्यूसडे आपकी फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी, ये आप याद रखेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको कौन सी क्लासेस चलेंगी? केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। और शुक्रवार, शुक्रवार को आपकी हिंदी की एक एक वीडियो, 15 टॉपिक है, एक एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे ना तो आपको आसानी से 1 महीने में हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो हिंदी की क्लासेस शुक्रवार को चलेंगी, और जो सैटरडे शनिवार को आपको इंग्लिश की क्लासेज अब चलेंगे। तो ये आप नोट डाउन अभी कर लीजिएगा। और संडे को, जो हमारा संडे है ना, तो संडे को हम एक स्पेशल क्लास लाएंगे जिसमें स्टडी प्लस मोटिवेशन आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस रहें, पढ़ लिखकर एक अच्छे व्यक्ति बने, एक सफल व्यक्ति बने। इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे जी, संडे का स्पेशल क्लास रहेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का ये टाइम टेबल हमने बता दिया है, इसको आप याद रखेंगे। इस तरीके से इस चैनल पे क्लास 12th की स्टडी होगा। चलिए, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी टॉपिक को जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। हाँ जी, चलिए जी। नेक्स्ट हमारा आता है जो है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। अब केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन क्या होता है? तो किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो चारों ओर लिगेंडों द्वारा घिरे होते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। अब मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है केंद्रीय धातु परमाणु कहें या केंद्रीय धातु आयन कहें। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे कि K4 FeCN का होल 6। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है K4 FeCN का होल 6। यहाँ पे लिखा है किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन। यहाँ पे इसी की बात हो रही है। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे कौन है? यही है जी, ये केंद्रीय धातु परमाणु है जो है Fe। यहाँ पे जो Fe आपको दिखाई दे रहा है यही केंद्रीय धातु परमाणु है। ये टोटल है उपसंयोजक यौगिक। तो हम यही कह रहे हैं किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या हम कह सकते हैं आयन जो चारों ओर लिगेंडों द्वारा घिरे होते हैं। ये Fe है ना, ये चारों ओर से लिगेंडों से घिरे होती हैं। कैसे? तो इसकी संरचना अगर हम बनाएं तो देखिए इसकी संरचना कैसे बनता है, 4K+ हो जाएगा। और यहाँ पे ये याद रखेंगे ये Fe है तो ये Fe बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 CN कितने हैं? 6 मात्रा में है, तो ये 6 CN है, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। यहाँ पे 1 CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, पांचवा CN और छठा CN। तो ये 6 CN इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु जो जिसके चारों ओर लिगेंडों से जुड़े होते, मतलब जो चारों ओर लिगेंडों द्वारा घिरे होते हैं। जो चारों ओर, देखिए इसके चारों ओर ये लिगेंडों से घिरे हुआ है कि नहीं?
तो वह धातु परमाणु मतलब किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो चारों ओर लिगेंडों से घिरे होते हैं, तो उसी धातु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि उपसंयोजक परिसर। उपसंयोजक परिसर या इसी को हम उपसंयोजक मतलब समन्वय सत्ता के भी नाम से जानते हैं। तो उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता क्या होता है समझिएगा। लिखा ये गया है कि उपसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है तथा जिससे केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, उसे हम उपसंयोजक परिसर कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूं तो समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने अभी दे रहे थे, क्या दे रहे थे कि K4FeCN का होल 6, यह हम एग्जाम्पल उस समय से उपसंयोजक यौगिक का दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये K4 इस बड़े वाले कोष्ठक है ना, इस बड़े वाले कोष्ठक से बाहर है। ये जो बड़ा वाला कोष्ठक है इससे बाहर है ये K4। तो ये जो बड़ा वाला कोष्ठक है ना, इसी बड़े वाले कोष्ठक को ही, ये पूरी को ही हम उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये टोटल उपसंयोजक यौगिक है। तो किसी मतलब उपसंयोजक यौगिक का वह भाग, उपसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, मतलब जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये क्या है, यही है लिगेंड है। तो यही हम कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह भाग जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है तथा जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं, तो उस भाग को ही, उसे ही हम उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता कहते हैं। समझ गए होंगे, यही बात लिखा गया है। उपसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसे क्या किया जाता है, जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है तथा जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक परिसर कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी को उपसंयोजक परिसर बड़े वाले कोष्ठक को कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला हमारा आता है आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। अब आयनिक मंडल या आयनिक परिसर क्या होता है, तो किसी उपसंयोजक यौगिक का वह भाग जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और आयनिक परिसर कहलाते हैं, वही हमारे आयनिक परिसर कहलाएंगे। इसे बड़े कोष्ठक के बाहर की ओर लिखा जाता है। इसे क्या किया जाता है, इसे बड़े कोष्ठक से बाहर की ओर लिखा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, जैसे कि 4KFeCN का होल 6, यह हमारा है ना, K4FeCN का होल 6 है। तो अगर हम इसको जल में घोलते हैं तो ये कैसे टूटेगा, तो ये 4K प्लस और उसके बाद FeCN का होल 6 ऐसे टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं K4FeCN का होल 6 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ऐसा मतलब किसी उपसंयोजक यौगिक का वह भाग जिसको अगर हम जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। देखें है ना, ये पूर्णतः आयनित हो गया, ये 4K माइनस, ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट गया है। आयनिक परिसर कहलाते हैं, वही हमारे आयनिक परिसर कहलाएंगे। और याद रखेंगे, इसे बड़े कोष्ठक से बाहर की ओर लिखा जाता है, इसी को हम आयनिक परिसर कहते हैं। आयनिक परिसर इसलिए कहते हैं, देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला कोष्ठक है और इसको बड़े कोष्ठक से बाहर किसी को लिखा गया है, K4 का रखा गया है ना,
तो इसी को कहते हैं। तो उपसंयोजक यौगिक का वह भाग जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है और उसी को आयनिक परिसर हम कहते हैं। और यहाँ पे लिखा गया इसे बड़े कोष्ठक के बाहर की ओर लिखा जाता है। इसे बड़े कोष्ठक से दिख रहा है ना, बाहर की ओर लिखा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये सभी टॉपिक जो बेसिक हैं, इस चैप्टर के आधार हैं, यदि आपने नहीं समझा तो इतना अगर नहीं समझे तो कुछ भी आपको आगे समझ में नहीं आने वाले। तो उन सभी बेसिक टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है और समझाने का पहली वीडियो में प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि यहाँ पे रटवा कर नहीं बल्कि हम समझा कर सभी याद कराते हैं, तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमारी इस फैमिली को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मैं विश्वास और आशा करता हूँ। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी, इंग्लिश की पढ़ाई करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री में ही आप फॉलो करके वहाँ पे ज्वाइन होकर अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। हाँ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लास 12th के हैं और क्लास 12th के हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि केमिस्ट्री का आपको पूरी नोट्स, केमिस्ट्री आपका 10 चैप्टर है, इसकी संपूर्ण किताब का PDF नोट्स आपको हम दे रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। जो हम आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 99 रुपये में। तो यदि आप भी PDF नोट्स लेना चाहते हैं, फुल नोट्स, याद रखेंगे फुल हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप आसानी तरीके से आप पढ़कर समझकर और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो प्रत्येक स्टूडेंट केमिस्ट्री का अपना नोट्स ज़रूर लेंगे, 99 रुपये में ओनली पड़ेगा। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो इसमें और 99 ऐड कर दीजिएगा, वही 198 मतलब 200 रुपये में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के मिल जाएंगे। तो जैसा आपको उचित लगे, फिजिक्स का लेना है या केमिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट 99 और दोनों लेंगे तो वही 198 या वही 200 रुपये लगेंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, आपको स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। बेहतर नोट्स है जी, बेहतरीन नोट्स है, सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हैं, उससे आप आसानी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।